Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we have completed our chapter number 6 and now we are going to start chapter number 3. Chapter number 3, which is about biodiversity. Biodiversity. बेटा यहाँ पे एक बात बताते चलूँ कि हमने जब न्यू बुक अक्टूबर में आने से पहले हमने ये चैप्टर्स जो पढ़े थे लास्ट लॉकडाउन में, तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर ओल्ड बुक में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसमें हम इसके बहुत सारे टॉपिक्स को हम इसमें कंप्लीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू अवर न्यू बुक बायोडाइवर्सिटी, उसमें हम दोबारा से एक रिकॉल या कोई रिवीजन हम इसका लेंगे कि इसमें आया कि इसमें न्यू टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, इसमें क्या चीज़ So first of all we have discussed the biodiversity. What is biodiversity? तो बेटा इस टॉपिक पे आने से पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्या है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो हर इंसान को अगर हम देखते हैं तो उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आया उसको किस तरह से काम करना, उसका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, ठीक है ना, उसका एक मकसद होता है जिस पे वो काम करता है। बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट बियोलॉजिस्ट ने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैप्ड कर दिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर वे में लेके आ गए जिससे उनको स्टडी करने में आसानी हुई। दैट मेथड इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन और सिंपली यू कैन से द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन यू डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी, सो इट कंप्राइजेज द टू पार्ट्स। बायो मीन्स लाइफ and diversity means variation. Biodiversity means the variety of living organism on earth, यानी कि इस अर्थ पे जितने भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स, अर्थ के डिफरेंट रीजन हैं कि जिसमें हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, ओशंस हैं, एयर आ जाती है, तो उसके पूरे इन्वायरमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू रीजन क्या क्या वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कलेक्टिवली क्या किस नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे बायोडाइवर्सिटी का कहा जाए कि हाउ कैन यू डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Biological diversity or biodiversity is the variation of organisms among the species or within the species। जब हम एक स्पीशीज़ की बात करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, कौन से जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है कि एक स्पीशी दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है, या एक ही स्पीशी में रहते हुए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह मुख्तलिफ है, इन तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। नाउ द एम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यू कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि उसको बाकायदा एक चैप्टर बना के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं बेटा। अगर ये टॉपिक पेपर में भी आता है तो इसमें अपने पॉइंट्स में ही इसका आंसर करना है। फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या चीज़ हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारी यानी कि रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी कितनी डिफरेंट वैरायटी के रोज़ाना की बुनियाद पे हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, फूड यानी कि एक मेन फूड का पार्ट हमें मिल रहा है, बेसिक ग्रेन्स हैं,
ठीक है, जिसमें वीट है, राइस है, ये तमाम चीज़ें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा ज़रा जो और एडवांसमेंट की तरफ जाएँ तो हमें हमारी पेपर इंडस्ट्री प्लांट से जो है वो बनाई जाती है। इसके अलावा वुड, टिम्बर हासिल किया जाता है, रबर हासिल किया जाता है, प्लास्टिक्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी, कॉटन फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं जो कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हमें हासिल हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज इट स्टेबलाइज द ecosystem. It stabilizes the ecosystem. इकोसिस्टम क्या है कि एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट का एक वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक जगह पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब उस इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करना मतलब कि उसको बैलेंस में रखने में भी हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही जगह पे सिर्फ सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, क्योंकि सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है। इसीलिए जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हमारा एक पूरा चेन सिस्टम है, सीक्वेंस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड एट दैट डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में हमारे पास 3 बेसिक बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स बेसिकली दे आर द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली वो फूड का सोर्स प्रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर ईटन अप बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उन प्रोड्यूसर्स से अपना फूड हासिल करते हैं। ठीक है, फूड हासिल करते हैं। अब फूड हासिल करने के बाद कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एट द एंड बाय द डेथ ऑफ कंज्यूमर, या जब उनकी डेथ होगी तो वो किस तरह से, क्या एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़े रहेंगे? नो, उनको डिकम्पोज किया जाता है ताकि उनसे सिंपल न्यूट्रिएंट हासिल किया जा सके। तो वो डिकम्पोजिशन कौन करते? डिकम्पोजर्स। बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स, जो कि कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं और उनसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं ताकि उनको रीयूटिलाइज किया जा सके। तो यहाँ पे दे स्टेबलाइजेस द इकोसिस्टम। अब देखें यहाँ पे इकोसिस्टम में डिफरेंट वैरायटी है ना, यहाँ पे आप प्लांट्स भी हैं। अगर हम कंज्यूमर्स की भी बात करते हैं तो इसमें भी वैरायटी पाई जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टररी कंज्यूमर्स, हमारे डिफरेंट कंज्यूमर्स के भी लेवल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है, तभी एक इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इट स्टेबलाइजेस द इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग, by providing the nutrients, by providing the nutrients। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से प्रोवाइड होंगे? डिकम्पोजर जब डिकम्पोज करते हैं लिविंग बॉडी को तो उसके नतीजे में हमारे पास बहुत सारे बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं जो कि दोबारा से कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो एक साइकिल चल रही है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से चल रही है, जो कि एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज दे ऑल्सो हेल्प इन टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बेसिकली यहाँ पे जब हम पोल्यूशन की बात करें तो मेन जो काम है पोल्यूशन को रिड्यूस करने का वो कौन कर रहे हैं? हमारे पास ट्रीज़ हैं, ठीक है। जब फॉरेस्ट की शक्ल में हम बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट। तो वो क्या करें? पोल्यूशन को कम करने का काम करें, पोल्यूशन को रिड्यूस करें। नेक्स्ट वन इज दे ऑल्सो हेल्प or enhance or improve the drugs discoveries or medicinal resources।
मेडिसिनल रिसोर्सेज में भी हमारा बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ ट्रीज़, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ हर्ब्स होंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उससे ही हमारी डिफरेंट न्यू ड्रग्स भी उसमें एडवांसमेंट आती जाएगी। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पहले से डिस्कवर हो चुकी हैं, बन चुकी है, लेकिन उसमें एडवांसमेंट आती जा रही है जैसे जैसे हमारे पास न्यू डिस्कवरीज आ रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो है वो फ़ायदा पहुंचता है, जो कि हमारे मेडिसिनल यूज़ में इस्तेमाल हो रही हैं। एट द एंड अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये तो कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंस थी जिसकी हम बात कर रहे थे। अब आ जाइए यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की हम जब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेसिक काम क्या है बेटा, एम्स के मकसद क्या है कि जब हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मौजूद हैं, अप्रॉक्स 1.5 मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना एक मुश्किल काम है। ठीक है, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एम्स क्या है, मकसद क्या है उसका, कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में याद रखना एक मुश्किल काम है कि आया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, वो मेथड क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो मेथड क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अप्रॉक्स 1.5 मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और मज़ीद इन फ्यूचर वक्त के साथ साथ न्यू डिस्कवरीज भी होती चली जा रही हैं। तो हर एक के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को याद करना इट्स अ बिग डील, अ वेरी हार्ड टास्क। ठीक है, तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे, जो बियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक तरीक़ाकार अपनाया। वो तरीक़ाकार क्या था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। किस बुनियाद पे की गई, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया गया कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया। इस तरह से क्या हुआ कि हमें पता है कि अगर एक ग्रुप के अंदर 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेम ग्रुप से बिलोंग करते हुए, तो इट मीन्स कि उसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई 12, 13, 14 ऑर्गेनिजम्स है जो उस ग्रुप में नहीं आ रहा, वो दूसरे ग्रुप में, इट मीन्स कि वो कैरेक्टर्स तो उसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से आसानी हुई कि स्टडी करने में बियोलॉजिस्ट को आसानी हुई, और इसके लिए जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का जो मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाए और उनके स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठे करने के लिए उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रिंसिपल्स क्या है कि किस बुनियाद पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लासीफाई करने के लिए, तो देखें स्कूल है, स्कूल में तमाम बच्चे, चाहे वो मॉन्ट का बच्चा आ रहा है, चाहे वो 5 क्लास का बच्चा आ रहा है या क्लास मैट्रिक का बच्चा आ रहा है, तो वो मेन मकसद क्या है, उसका तालीम हासिल करने के लिए आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या ही अच्छा हो कि हम बड़े से ग्राउंड में मॉन्ट के बच्चों को भी बैठा दें, 5 क्लास को भी बैठा दें और मैट्रिक क्लास के भी स्टूडेंट्स को बैठा दें और एक साथ पढ़ाना शुरू कर दें। तालीम हासिल करें तो सबको तालीम मिल जाएगी, एक जगह बैठा दें। बट क्या वजह है कि उनको अकॉर्डिंग टू क्लास बैठाया जाता है अलग अलग, क्यों? देयर इज़ अ डिफरेंस
कि मॉन्ट के बच्चे में और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के बच्चे में एज डिफरेंस मौजूद है, इसीलिए उनको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया गया है ताकि उनके एज ग्रुप के हिसाब से जो उनका मेंटल स्टेटस है उसके हिसाब से उनको टीच किया जाए। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस थी कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, कि उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस बुनियाद पे जो है वो उसको क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी कि दिखने में एक जैसे हैं, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। अब मॉर्फोलॉजिकली मतलब मॉर्फोलॉजी अगर आपको याद हो तो मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नली बाहर से बैरूनी जो कैरेक्टर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं उसकी बुनियाद पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकली भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला है होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? होमोलोगस ऑर्गन, होमो मीन्स होता है बेटा सेम, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and different in function, ठीक है। इसी तरह होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि एक तरह से दिखने में एक जैसे होते हैं मगर उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बुक के अंदर पेज नंबर 32 पे कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स की जो है वो फिगर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि एलिगेटर के अगर हम 4 लिम्स देखें, आगे वाले पैर देखें और उनका स्ट्रक्चर देखें तो उनमें भी लिम्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह डिजिट्स मौजूद हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स का काम भी अगर उसके हैंड की बात करते हैं तो हमारे पास भी डिजिट्स मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर में तो सेम है मगर फंक्शन अलग है। हमारा हैंड जो है वो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या अदरवाइज किसी चीज़ को ग्रिप करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा काम क्या है, हमारे हैंड का काम क्या है, ग्रिपिंग है या मूवमेंट है, ठीक है। जबकि एलिगेटर का काम क्या है, एलिगेटर का स्ट्रक्चर तो सेम है 4 लिम्स में, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है कि वो स्विमिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन क्या है कि दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बट सिमिलर इन फंक्शन। बेसिकली इसकी भी डायग्राम आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगी। जिस तरह बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के विंग्स हैं जिससे वो क्या काम कर रही हैं, उड़ने का काम कर रही हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास वो है बैट, ठीक है, बैट के भी अगर हम उसके 4 लिम्स देखें तो उससे वो काम क्या कर रहा है, फ्लाई का काम कर रहा है, ठीक है। सेम फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, लेकिन दिखने में एक बटरफ्लाई के विंग्स और एक बैट के विंग्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, दैट ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। इसकी डायग्राम आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगी। तो ये प्रिंसिपल्स थे कि मॉर्फोलॉजिकली अगर कोई चीज़ दिखने में सिमिलर होती है तो उसको हम उस पर क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब उसके अंदर भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई कि होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन की बुनियाद पर भी उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या उसकी बुनियाद पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है कि उनको किस बुनियाद पे चेक किया जाता है, साइटोलॉजी या उनकी सेलुलर बायोलॉजी की बुनियाद पे कि सेल के अंदर किस तरह के सेल्स से जो है वो बना है, उनके सेल की कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, उस बुनियाद पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उस बुनियाद पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। या नेक्स्ट वन जेनेटिकली
कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे उनको क्लासीफाई किया जाता है कि उनके जीन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, या फिर उसको हम बायोकेमिस्ट्री लेवल पे भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनकी बायोलॉजिकली जिनके बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल्स अगर सिमिलर पाए जाएं, केमिकल एस्पेक्ट्स अगर सिमिलर हो तो उनको सेम ग्रुप के अंदर ग्रुप किया जाता है। मेन प्रिंसिपल्स क्या है मॉर्फोलॉजिकली, कि उनको एक्सटर्नली तौर पे देखा जाता है कि कौन से सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंस वाले हैं। उसके अंदर होमोलॉगस और एनोलॉगस को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या आता है कि उनको सेलुलर बायोलॉजी के तौर पे चेक किया जाता है या जेनेटिकली, या फिर थर्ड वन बायोकेमिस्ट्री लेवल पे इसको हम चेक करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़